हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटोकेमिस्ट्री में अब तक हम लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जेबलॉन्स्की डायग्राम आदि टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटम यील्ड। ये टर्म कैसे आई पिक्चर में, आइए देखते हैं। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा था, प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए हर एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। हमने शॉर्ट में डिफाइन किया था 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन और 1 मोल 1 आइंस्टाइन। अर्थात किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोनों की संख्या का अनुपात 1:1 होता है। पर जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कम रिएक्शंस के लिए ऐसा होता है। अधिकांश स्थितियों में फोटोन अवशोषित करने से, एक फोटोन का अवशोषण करने से या तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स सब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, या नंबर ऑफ फोटोन्स के कंपैरेटिवली नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की रेशो 1 से कम होती है। तो इन सभी परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। इसे हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो केमिकल चेंज पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, और you can say ratio of the number of molecules reacting in a given time and the number of quanta absorbed in the same time। ये आपने ध्यान देना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं। अर्थात एक फोटोन एब्जॉर्ब करने से क्रियाकारी पदार्थ के कितने अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम यील्ड और क्वांटम लब्धि। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बजाय हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी टर्म ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ क्वांटा यूज़ किया गया है। अगर हम लोग इसकी बजाय नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी नंबर ऑफ आइंस्टाइन। देखिए ऊपर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन। मॉलिक्यूल्स को जब हम मोल से रिप्लेस करते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटा और नंबर ऑफ फोटोन्स आइंस्टाइन से रिप्लेस हो जाते हैं। और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम को हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके लिए फाई को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड। नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड अंडरस्टूड इन द सेम टाइम है, इसलिए इस टर्म को भी कई बार रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो फाई को हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम एक नज़र डालते हैं लिस्ट ऑफ केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शंस और देखते हैं कि क्वांटम लब्धि के मान किस प्रकार के आते हैं। जिन रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 होगा, अर्थात वहाँ प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। और जिन रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम या 1 से अधिक होगा, वहाँ भी इस नियम का पालन होता है। वहाँ किस प्रकार से पालन होता है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी इतना देखते हैं कि किस जो है क्वांटम लब्धि की रेंज क्या क्या रहती है। तो हम देख रहे हैं सबसे कम क्वांटम लब्धि मेरे पास पहली रिएक्शन H2 + Br2 गिविंग HBr 0.01 10⁻²। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब करने से 10⁻² मीन्स 0.01 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, और यू कैन से 100 फोटोन अगर अवशोषण होता है तो जाके एक मॉलिक्यूल रिएक्शन होता है। इसी तरह आप बाकी रिएक्शंस में देख रहे हैं क्वांटम लब्धि का मान 0.2, 0.1, 1, 1 और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है 10⁵। 10⁵ आ रही है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्टिंग टू गिव HCl 10⁵, यू कैन अंडरस्टैंड 1 मिलियन मीन्स जो है मेरे पास
और इट्स 10⁻⁻⁶, 10⁻5 to 10⁻⁶ होती है रेंज। तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करने से मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स। और जबकि अपन देखें ये दोनों रेंज जो हमने सबसे कम 0.01 पढ़ा, सबसे ज़्यादा 10⁵ पढ़ा, तो दोनों रिएक्शंस दिखने में हमें एक जैसी लग रही हैं। वहाँ हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, दोनों ही जो है हैलोजेंस हैं, फिर भी क्वांटम लब्धि में कितना बड़ा अंतर है। तो ये अंतर अपने आप में स्पष्ट करता है कि दोनों रिएक्शंस सेम मैकेनिज़्म से नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म क्रिया विधि में अंतर है। तो आने वाली क्लासेस में हमने इनकी क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे और उन कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों क्वांटम लब्धि का मान इतना कम या इतना अधिक हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्वांटम यील्ड का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। फाई की हमारी डेफिनेशन है प्रति सेकंड अवशोषित होने वाले अणुओं की संख्या अपॉन प्रति सेकंड अवशोषित क्वांटा की संख्या, और यू कैन से अभिक्रिया का वेग अपॉन अवशोषण का वेग। तो यहाँ भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली दो पार्ट हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने के लिए, क्वांटम यील्ड का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंटली मुझे दो काम करने हैं और दो स्टेप्स में ये होगा। एक तो डायनामिक पार्ट जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे, जो हम फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा, वहाँ हमने डिस्कस करते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटर्मिन किया जाता है। बिल्कुल उसी मेथड से ही, जैसे हम नॉर्मल रिएक्शंस का रेट डिटर्मिन करते हैं वैसे ही करेंगे। दूसरा भाग है इसका ऑप्टिकल पार्ट, प्रकाशिक भाग। इस भाग के तहत हम अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति द्वारा अवशोषण क्वांटा का निर्धारण करते हैं। अवशोषण क्वांटा निर्धारण करने के लिए ये आप सेटअप देख रहे हैं। प्रकाश का स्रोत है, सिल्ट है, लेंस लगा हुआ है, मोनोक्रोमेटर जो है, देन अगेन स्लिट नंबर 2, लेंस में से पास होते हैं। ये सब पाथ डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन देने के लिए और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट देने के लिए यहाँ तक। उसके बाद आप देख रहे हैं अभिक्रिया सेल है, उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। देन अभिक्रिया पात्र है जिसमें हम अभिक्रिया मिश्रण लेंगे, और फिर संसूचक डिटेक्टर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करेगा। तो ये सारा सेटअप लगाने के बाद हम अभिक्रिया पात्र में, अगर तो सोल्यूशन है, हम गैस फेज रिएक्शंस के लिए भी डिटर्मिन कर सकते हैं, सोल्यूशन फेज रिएक्शंस के लिए भी क्वांटम यील्ड डिटर्मिन कर सकते हैं। अगर गैस फेज रिएक्शन हो तो पहले अभिक्रिया पात्र को खाली रख के ये रेडिएशंस पार करी जाती हैं और इस डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट कर ली जाती हैं। देन रिएक्शन मिक्सर भर के फिर से रेडिएशंस जो हैं पार की जाती हैं और फिर डिटेक्टर की हेल्प से डिटर्मिन की जाती है। दोनों का जो अंतर होता है वो हमें अवशोषित क्वांटा की संख्या बताएगा। और इसी प्रकार अगर सोल्यूशन फेज में हो तो पहले जो है स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्शन वेसल में सॉल्वेंट भर लेंगे, फिर उसको इरेडिएट करेंगे, डिटेक्टर की हेल्प से जो है डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोल्यूशन भर के फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें रिएक्शन मिक्सर के लिए नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड बताएगा। अब डिटेक्टर कैसे होते हैं? डिटेक्टर्स कई तरह के यूज़ किए जाते हैं, थर्मोकपल टाइप, थर्मोपाइल टाइप, फोटो इलेक्ट्रिक सेल टाइप, और एक जो पॉपुलर हैं, जो कॉमन है, दे आर केमिकल जो है डिटेक्टर्स, उन्हें कहते हैं केमिकल एक्टिनोमीटर, जो कॉमन है और जो आपके लिए नई चीज़ है। थर्मोकपल, थर्मोपाइल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल एक्टिनोमीटर। केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या होता है, एक केमिकल लिया जाता है और उसकी हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन जो है वो डिटर्मिन की जाती है। तो केमिकल एक्टिनोमीटर में गैस मिक्सचर या सोल्यूशन होगा, ऐसा सोल्यूशन जो लाइट रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होगा और जहाँ प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम का पालन होता है। नॉन केमिकल होता है जो रासायनिक तुल्यता नियम का पालन करता है। इनमें जो है कई तरह के केमिकल एक्टिनोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं, बंसन एंड रॉस्के एक्टिनोमीटर, एल्डर एक्टिनोमीटर, देन यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। सबसे कॉमन है यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर, जिसमें अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर में क्या किया जाता है, 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड और 0.01 मोलर यूरेनाइल सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है वाटर में। यूरेनाइल सल्फेट यहाँ क्यों लेते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो लाइट
सेंसिटिव नहीं है, जबकि यूरेनाइल आयंस जो है वो लाइट सेंसिटिव है, अर्थात वो लाइट एब्जॉर्प्शन करते हैं और प्रकाश तुल्यता नियम का पालन करते हैं, अर्थात एक क्वांटा एब्जॉर्ब करने से एक यूरेनाइल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होगा। इस रिएक्शन के द्वारा आपको दिखाया गया है कि आप देख रहे हैं यूरेनाइल आयंस जो हैं वो बन रहे हैं, तो स्टार शो कर रहा है कि एक्साइटेड स्टेट और एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं। अब ये यूरेनाइल आयंस की स्पेशलिटी होती है कि ये अपने लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को। ये किस मैकेनिज्म से हो रहा है इसके बारे में अगेन हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो यूरेनाइल आयंस ऑक्जेलिक एसिड को दे देंगे, जिससे ऑक्जेलिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू CO एंड H2O। तो ये कितना ऑक्जेलिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ ये हम लैब में बहुत सिंपल टाइट्रेशन विद केमिनोफोर के द्वारा डिटरमिन कर सकते हैं। तो जितना ऑक्जेलिक एसिड का डिसोसिएशन होगा दैट मीन्स उसने उतने यूरेनाइल आयंस का अवशोषण किया है और उतने यूरेनाइल आयंस एक्साइट हुए हैं और यू कैन से उतने ही नंबर ऑफ क्वांटास अवशोषित हुए हैं। तो इस प्रकार हम ऑप्टिकल पार्ट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो दोनों डायनामिक पार्ट, काइनेटिक पार्ट और ऑप्टिकल पार्ट डिटर्मिनेशन से क्वांटम लब्धि का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, और कुछ रिएक्शंस के लिए रादर बहुत सारी रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि एक नहीं आती, उससे कम या ज़्यादा आती है। तो वो क्यों आती है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर कमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।